स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। अब तक हमने 10वीं कक्षा के अंदर सत्ता की साझेदारी अध्याय को पूरा पढ़ा और संघवाद को प्रारंभ किया था। पाठ के अध्याय के प्रारंभ में हमने संघवाद के अर्थ, परिभाषा को समझा, संघवाद के लिए कैसी परिस्थितियां अनुकूल होती है के बारे में जाना और संघवाद को भारत में किस प्रकार अपनाया गया है यह भी पढ़ा। संविधान में जो प्रावधान संघवाद को अपनाने के लिए लागू किए गए हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ा। भाषाई आधार पर भारत में राज्यों के गठन के बारे में चर्चा की। जब हम भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के बारे में चर्चा करते हैं तो एक बार हमें भारत की राजभाषा या राष्ट्रभाषा के बारे में भी जानकारी ले लेनी चाहिए। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। भारत के अंदर स्वतंत्रता के समय किसी एक भाषा को राजभाषा के तौर पर अपनाने को लेकर मतभेद थे। बहुत बड़ा समुदाय हालांकि हिंदी समर्थक था, लेकिन संपूर्ण देश की जनता हिंदी समर्थक नहीं थी। कुछ ऐसे क्षेत्र भी थे जो हिंदी विरोधी थे। तो ऐसी स्थिति में भारत के अंदर हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेज़ी को अपनाया गया, ताकि जो क्षेत्र हिंदी भाषा नहीं बोलते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, वहाँ अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम से कामकाज चलाया जा सके और साथ ही हिंदी को बढ़ावा देने के सभी प्रयासों को करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध हुई, ताकि राजभाषा को देश के सभी क्षेत्रों की बहुसंख्यक समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा के रूप में प्रतिस्थापित किया जा सके। इस विषय पर किताब के माध्यम से भी कुछ जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं और कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां बीच बीच में मैं आपको देती रहूँगी। भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है। इसीलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। केंद्र सरकार के किसी भी पद का उम्मीदवार इन 21 भाषाओं में से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। ठीक है ना? यहाँ पर इनमें से किसी की जगह मतलब आप इन 21 भाषाओं से समझ सकते हैं, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं हैं। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेज़ी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेज़ी का प्रयोग जारी रखा जाए। अब देखो, इसका रीज़न ये था कि ये अपनी क्षेत्रीय भाषा को बहुत अधिक महत्व देते थे, जिसके कारण ये हिंदी से तब भी नहीं जुड़ पाए थे, आज़ादी के लगभग 17-18 साल बाद भी। तो इन्हीं कारणों से इन्होंने अंग्रेज़ी को हिंदी की तुलना में सरल समझकर अंग्रेज़ी को जारी रखने की मांग की थी। ठीक है। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप भी ले लिया था। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेज़ी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया, यानी कि इस विवाद पर क्या कर दिया, विराम चिन्ह लगा दिया, ताकि स्थितियाँ क्या है, विकट ना हो, देश की जनता में भाषा को लेकर मतभेद इतने ना बढ़ें कि राष्ट्र की एकता और अखंडता पर कोई आँच आ सके। तो इस चीज़ को बनाए रखने के लिए, देश की एकता को बनाए रखने के लिए द्वितीय भाषा के रूप में हमने अंग्रेज़ी को स्वीकार कर लिया था।
अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। अब देखो, हिंदी और अंग्रेज़ी और राज्य भाषाएं, इनके संदर्भ में प्रावधान क्या है कि किन्हीं दो भाषाओं को आपको अपने राजकीय कामकाज के अंदर अपनाना पड़ेगा, ठीक है ना। इनमें हिंदी अंग्रेज़ी केंद्र की एक कॉमन है, केंद्र का सारा काम हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में चलता है। अब राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के साथ अपना जो भी कन्वर्सेशन करना है, अपना जो भी राजकीय कामकाज पत्राचार के माध्यम से करना है, उसके अंदर उन्हें हिंदी और अंग्रेज़ी में से तो एक भाषा को अपनाना ही पड़ेगा। साथ ही साथ वे द्वितीय भाषा के रूप में अपनी क्षेत्रीय भाषा को भी अपना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि जैसे मान लो गुजरात है, गुजरात ने अंग्रेज़ी और गुजराती दो भाषाओं को केंद्र के साथ अपने कामकाज में अपनाने का निर्णय लिया है। तो केंद्र की भाषाएं कौन सी थी? हिंदी और अंग्रेज़ी। तो अब इन दोनों में से अंग्रेज़ी भाषा को इन्होंने स्वीकार किया और हिंदी के स्थान पर इन्होंने अपनी क्षेत्रीय भाषा गुजराती को स्वीकार किया। उदाहरण के तौर पर मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इस बात को भली प्रकार समझ सकें कि केंद्र की दो भाषाओं में से एक भाषा तो आपकी कंपलसरी है और दूसरी भाषा के तौर पर आप चाहें तो अपनी क्षेत्रीय भाषा को भी चुन सकते हैं, ठीक है ना। और ये क्षेत्रीय भाषाएं कौन सी होंगी? जो आपकी 21 अनुसूचित भाषाएं स्वीकार की गई है संविधान में, उन्हीं में से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी लोकल भाषा जो आपके मान्यता प्राप्ति नहीं है संविधान के द्वारा, उसको ही आपने कह दिया कि हम इसे राजकाज की भाषा बनाएंगे, ऐसा नहीं है संभव। तो इसके लिए आपको इन 21 में से एक को चुन सकते हैं और एक केंद्र की सरकार की जो दो भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी, उनमें से एक को चुन सकते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी भाषी अभिजन समुदाय को लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया, उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बचें, यानी कि गृह युद्ध की ओर हमारा देश नहीं गया। अब देखो, यहाँ पर एक चीज़ आपको दर्शाई गई है, गठबंधन सरकारें एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। आमतौर पर गठबंधन में शामिल दल एक राजनीतिक गठजोड़ करते हैं और एक साझा कार्यक्रम स्वीकार करते हैं। यानी कि अब हम यह भली प्रकार समझ गए हैं कि गठबंधन सरकार क्या होती है और किस प्रकार से कार्य करती है। आगे हम देखते हैं भारत के अंदर केंद्र और राज्यों के मध्य किस प्रकार के संबंध हैं। नवीं कक्षा में हमने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बारे में थोड़ा अध्ययन किया था कि कौन सी सरकारें केंद्र सरकारें होती हैं, कौन सी राज्य सरकारें होती है, क्या क्या अधिकार क्षेत्र केंद्र को दिए गए हैं और क्या क्या अधिकार क्षेत्र राज्यों को दिए गए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनमें इन दोनों सरकारों को आपस में सामंजस्य बनाकर कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है ताकि देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें। तो इस प्रकार हम आगे पढ़ते हैं कि भारत के अंदर केंद्र और राज्य के मध्य किस प्रकार के संबंध स्थापित किए गए हैं। बात करते हैं केंद्र और राज्य के संबंधों की। तो केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब बहुत बड़ी पार्टी एक ही थी हमारे पास, जो थी कांग्रेस, और केंद्र के अंदर और अधिकांश राज्यों के अंदर कांग्रेस की सरकारें थी। तो इनमें आपस में सामंजस्य बना रहता था, कारण एक ही विचारधारा की एक ही पार्टी की सरकार होती थी। फिर धीरे धीरे समय बदला और क्या हुआ, इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें रही तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके
विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। देखो 92 में जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, तब पूरे देश में केवल 4 ही ऐसे राज्य थे जहां पर कि कांग्रेस की सरकार नहीं थी, और उन चारों राज्यों की सरकार उस समय निलंबित कर दी गई थी और इमरजेंसी लगा दी गई थी, आपातकाल। जिससे कि सरकार क्या करती है, राज्य सरकार का सारा काम जो है वो केंद्र के अधीन चला जाता है और केंद्र का शासन लागू हो जाता है। तो यह एक उदाहरण है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार केंद्र सरकार ने अपनी मनमानी करने का प्रयास किया था। 1990 के बाद से यह स्थिति काफ़ी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। अभी अभी हमने पढ़ा गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, ठीक है ना। जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो गठबंधन यानी कि विभिन्न पार्टियों के जो चुने हुए सांसद होते हैं या आपस में समझौता करके गठबंधन की सरकार बनाते हैं, ठीक है ना। साझा सरकार कह सकते हैं हम इसे। चूँकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसीलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। और जब देखो अधिकारों का दुरुपयोग जब होता है तब उनके लिए कानून अपने आप बना लिए जाते हैं। और इसी समय केंद्र सरकार के विरुद्ध यूँ कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की मनमानी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसने कि राज्यों की स्वायत्तता को संरक्षण प्रदान किया। तो यहाँ पर फिर केंद्र की मनमानी क्या हो गई, धीरे धीरे बंद हो गई थी। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावी है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनसे हम इस बात को समझ सकते हैं कि सरकार के अंदर किस प्रकार केंद्र और राज्य अपना दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 कार्टून दिए गए हैं। पहला कार्टून है ये, जिसमें राज्य दिनहीन अवस्था में दिखाई दे रहे हैं और केंद्र के सम्मुख अपने अधिकारों की मांग को लेकर लगभग भिक्षावृत्ति करते हुए से दिखाई दे रहे हैं। और जो केंद्र के तौर पर यहाँ सामने 2 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। इस कार्टून के माध्यम से आपको राजनीति का कोई कैरेक्टर याद आ रहा है? लगभग किसके जैसा ये दिखाई दे रहा है हमारे राजनेताओं में? इंदिरा गांधी, है ना। ये हेयर स्टाइल बता देती है कि ये इंदिरा गांधी की ओर इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी को एक बार दर्शाने का प्रयास किया है। देखिए प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी ने बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए थे और इन्होंने अपने अधिकारों का पूरा खुलकर प्रयोग किया था। इसी वजह से कहीं कहीं इतिहास में इनको अधिकारों का दुरुपयोग करने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाता है कि इन्होंने अपने मनमाने तरीके से अधिकारों का प्रयोग किया और राज्यों की शक्तियों का भी इन्होंने हनन कर लिया था। तो यहाँ पर इस कार्टून में यही दर्शाने का प्रयास किया गया है कि देश के अंदर जो केंद्र सरकार है वो काफ़ी पावरफुल है और राज्यों को अपने अधिकारों के लिए भी केंद्र के ओर मुँह ताकना पड़ता है कि केंद्र उन्हें अपने अधिकारों को प्रयोग में लेने का एक परमिशन दे या उन्हें प्रयोग में लेने की अनुमति दे। तो यहाँ पर राज्यों को दिनहीन अवस्था में दिखाया गया है और केंद्र को क्या दिखाया गया है, काफ़ी पावरफुल अवस्था में दिखाया गया है। अब ये स्थिति कब की है? जब सरकार एक ही दल की थी, यानी कि पूर्ण बहुमत वाली कांग्रेस सरकारें काम कर रही थी। उस समय की स्थिति को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, ठीक है। नीचे एक अन्य कार्टून और दिया गया है, देखिए गठबंधन सरकार की कुर्सी। अब इसमें ये जो कुर्सी है इसमें कुछ अलग अलग चेहरे दिखाई दे रहे हैं। कहीं साइकिल का चिन्ह है, कहीं 2 पत्तियां हैं, कहीं फूल है ना। और फिर बीच में एक व्यक्ति जो है वो सिंहासन पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।
इस कैरेक्टर को आप पहचान सकते हैं, ये किसे दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। गठबंधन सरकार के प्रमुख लीडर थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको कि यहाँ पर गठबंधन सरकार का लीडर दिखाया जा रहा है, और इनके साथ अन्य जो चेहरे हैं ये दर्शाते हैं कि इन्होंने कई पार्टियों का समर्थन ले रखा था, और इस प्रकार गठबंधन की जो सरकार होती है उसको चलाना बहुत ही परेशानी भरा काम है। देखो, यह जो कुर्सी दिखाई दे रही है ना, इसके सारे रोल्स कभी भी लुढ़क सकते हैं इधर उधर। बारूद के ढेर दिखाई दे रहे हैं, ये पटाखे की नोक दिख रही है आपको इसमें, कि भाई सरकार तो बीजेपी की है लेकिन गठबंधन की है, और कोई भी पार्टी कभी भी अपना समर्थन वापस लेकर के इसे गिरा सकती है। जब तक आप सबको साथ लेकर सबको संतुष्ट करके चल सकते हो तब तक ठीक है, नहीं तो बाद में क्या है, सरकार अपनी नीतियों पर काम नहीं कर पाएगी, सरकार गिर जाएगी। तो ऐसी स्थिति में दबाव बहुत रहता है और सरकारें अपने मन चाहे निर्णय नहीं ले पाती हैं और कार्य नहीं कर पाती हैं। दोनों कार्टूनों में केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को दर्शाया गया है। क्या राज्यों को केंद्र से गुहार लगानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। केंद्र के सामने राज्यों को दीनहीन बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा संविधान जो है ना, वो राज्यों को अपने अधिकार देता है, और यदि हमें गुहार लगानी है तो हम सुप्रीम कोर्ट से लगाएं। कोर्ट हमारे संविधान का रक्षक है। यदि संविधान से ऊपर उठकर केंद्र हमारे अधिकारों का हनन करता है तो हमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संरक्षण मिल सकता है, न कि केंद्र सरकार के सामने हमें याचना करने की आवश्यकता है। कुछ और शक्तियां दे दो। किसी गठबंधन सरकार का नेता सरकार में शामिल बाकी दलों को कैसे संतुष्ट रखे, इसके लिए उसे बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। ये तो देखो, अब आगे बात की जाए, हम बात कर रहे थे भाषाई विविधता की। तो अब तक हमने भारत के अंदर भाषाई आधार पर राज्यों के गठन, भारत की राजभाषा और भारत के अंदर 21 अनुसूचित भाषाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। एक बार हम देख लेते हैं कि ये भाषाएं कितने प्रतिशत जनता द्वारा बोली जाती हैं। भारत में कितनी भाषाएं हैं, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप भाषाओं की गिनती किस तरह से करते हैं। इस बारे में अधिकृत नवीनतम सूचना 2011 की जनगणना के आंकड़ों से हासिल होती है। इस जनगणना में लोगों ने 1300 से ज़्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया था। इन भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध किया जाता है, जैसे भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, और ऐसी ही दूसरी भाषाओं को हिंदी के अंदर जोड़ लिया जाता है। ऐसी समूहबद्धता के बाद भी जनगणना में 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई। इनमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ये बात अंडरलाइन करने लायक है कि 22 भाषाओं को कहाँ है संविधान में दर्जा दिया हुआ? 8वीं अनुसूची में। इम्पॉर्टेंट लाइनें अंडरलाइन कर लें। और किसी कारण इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है, बाकी की गैर अनुसूचित भाषाएं कहते हैं। भाषा के हिसाब से भारत दुनिया में संभवतः सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश है। ये देखो, भारत के अंदर विभिन्न भाषाओं को कितने कितने प्रतिशत लोगों द्वारा बोला जाता है। असमिया 1.26, बांग्ला 8.03, बोडो 0.12, डोगरी 0.21, गुजराती 4.58, हिंदी 43.63, कन्नड़ 3.61, कश्मीरी 0.56, कोंकणी 0.19, मैथिली 1.12, मलयालम 2.88, मणिपुरी 0.15, मराठी 6.86, नेपाली 0.24, ओडिशा 3.10, पंजाबी 2.74, संस्कृत नगण्य। ये बहुत ही बड़ी विडंबना है। देखो, हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत से हुआ है और दुनिया की पता नहीं कितनी भाषाओं की जन्मदाता संस्कृत भाषा रही है, लेकिन फिर भी वर्तमान में शुद्ध संस्कृत बोलने वाले समुदाय की संख्या क्या है? नगण्य है। जबकि अब तो वैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि संस्कृत सबसे ज़्यादा शुद्ध, परिष्कृत और वैज्ञानिक भाषा है। आने वाले समय में हो सकता है हमारे कंप्यूटर अंग्रेज़ी के बजाय संस्कृत में संचालित हों, तो उसको खूब है संस्कृत में, हमें संस्कृत को ध्यान से पढ़ना चाहिए। संथाली 0.61, सिंधी 0.23, तमिल 5.70, तेलुगु 6.70, उर्दू 4.19।
तो ये सारे आंकड़े हमें दर्शाते हैं कि किस प्रकार हिंदी को अभी भी भारत का 43 पॉइंट समथिंग % भाग ही बोलता है। अब यहाँ पर करने के लिए कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, इन कार्यों को आप करके देखें। आज की क्लास में हम इतना ही अध्ययन करते हैं ताकि आप भाषाई आंकड़ों को ठीक प्रकार से याद कर सकें। आगे की क्लास में बाकी अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब तक कीप स्टडी एंड डू योर नोट्स।